हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवव्रत है। जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो मैं बैच लॉन्च करने वाला हूँ यूट्यूब पे, उसकी ये पहली वीडियो है मिशन 40। तो इसमें जो सारी वीडियोस आने वाली हैं वो पार्ट्स में आएंगी। जैसे चैप्टर 1 है जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन, इसके कई सारे पार्ट्स बनने वाले हैं 10 to 20 मिनट्स के। उसके बाद सारे टॉपिक्स की इस तरह से पार्ट्स में वीडियो आएगी। मैं जल्दी ही इस बैच को ख़त्म कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए मेरे साथ शुरू करिए। तो आज जो वीडियो है उसके 3 टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ। जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन जो चैप्टर 1 है आपका, उसके 3 टॉपिक्स कवर करूंगा। तो टॉपिक नंबर 1 है उसका व्हाट इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स। टॉपिक 2 कवर करूंगा, उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। टॉपिक 3 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए स्लाइड से मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, और जो भी चीज़ मुझे कभी लिख के बतानी होगी, कुछ समझाना होगा, तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 है जीएसटी इन इंडियन इंट्रोडक्शन। इसका ओवरव्यू है, इसमें सारे टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है। तो मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। आईसीआई का सीक्वेंस ए वाला है जो आपको दिख रहा है, बट मैंने चेंज किया है। जिस हिसाब से मैं पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस हिसाब से मैंने इसका सीक्वेंस रखा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक व्हाट इज टैक्स। पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन किया हुआ है मैंने सारा, ये आपको लर्न करना है। और आपको ये रेड रेड से जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको याद करने ही करने हैं, कहीं भी दिखेंगे। ये कीवर्ड्स होते हैं आईसीआई के किसी भी पेपर में, आपको याद करने ही होते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको कीवर्ड्स याद करने हैं, और जब आप पेपर लिखेंगे, वहाँ पे एग्जाम देंगे, तो आपको वहाँ पे अंडरलाइन करके आने हैं वर्ड्स, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज टैक्स। तो इसमें एक सेकेंड, इसमें हम देख सकते हैं पिक्यूनरी बर्डन लिखा हुआ है। पिक्यूनरी बर्डन का मतलब होता है कि मॉनेटरी बर्डन। मॉनेटरी बर्डन लीड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी बर्डन है, गवर्नमेंट ने डाला हुआ है लोगों पे कि आपको पैसा कुछ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों देना पड़ेगा? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों करना है। इसके लिए हम एक आर्टिकल रेफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि गवर्नमेंट 8% अपने इनकम का डिफेंस में खर्च करती है, सब्सिडीज में भी 8%, इंटरेस्ट पेमेंट के बाहर से लोन लेती है गवर्नमेंट। सारा रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट गवर्नमेंट का बाहर से लोन लेने का होता है। फॉरेन गवर्नमेंट से लेती है, आईएमएफ से लेती है। उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में 20% का अप्रॉक्स खर्च हो जाता है गवर्नमेंट का। उसके बाद स्टेट का शेयर देना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना आपने सुना होगा, उसमें गरीबों को घर बनाने का काम करती है गवर्नमेंट। तो उसमें बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट का खर्च होता है। तो अभी आप देखते हैं, ये देख सकते हैं मेजर मेजर एक्सपेंडिचर्स आपने देख लिया। अभी आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अर्न कहाँ से करती है। अभी देखिएगा, कस्टम से 5%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, कॉर्पोरेट टैक्स 15%, इनकम टैक्स 15% और जीएसटी 16। अब मोर देन 50% ये टैक्स रेवेन्यू आता है। बोरिंग्स वगैरह से 35% आता है। तो आपने मेजरली देख लिया है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। उसको आर्मी रखनी है, उसको पुलिस रखनी है, और बहुत सारी स्कीम्स चलानी है, तो उसके लिए पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट उसके लिए टैक्स लोगों पे डालती है कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से यहाँ पढ़ सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट अब पेमेंट एक्सेप्टेड बाई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, मतलब ये पेमेंट खींचते हैं, पेमेंट लेते हैं ज़बरदस्ती एक एक्ट के थ्रू। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये वॉलेंटरी डोनेशन नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है एक्ट के अनुसार, तो आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये वॉलेंट्री या डोनेशन नहीं हो सकता, ये आपकी ड्यूटी है देना। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको ये टेबल बना के लिखना है, जो ग्रीन में मैंने दिया हुआ है ये आपको पूरा लिखना है, और रेड वाले जो भी है इतने तो पॉइंट्स लिखने ही है। उसके बाद चेंज कर सकते हैं नीचे वाले पॉइंट्स में, ग्रीन वाला आपको पूरा लिखना है। इस तरह से डिफरेंस टेबल बना के ही लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब आप पे कर रहे हैं आपको पता लग रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब आप पे कर रहे हैं आपको पता नहीं लग रहा है। जैसे कि आपकी अगर सैलरी आती है, आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करके पे करते हैं, आपको पता है आपने सैलरी पे इनकम टैक्स पे किया है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपको लैपटॉप खरीदा है, जैसे कि आपने, उसके प्राइस में ही इंक्लूडेड होता है टैक्स, आपको पता नहीं लगता। जैसे आपने 40,000 का लैपटॉप लिया है, 3,000 अगर उस पर टैक्स है, 37,000 उसकी कॉस्ट, 37,000 उसकी कॉस्ट थी, आपने 3,000 उस पर टैक्स दिया है, और 40,000 का टोटल लैपटॉप पड़ा है। आप प्राइस देखते हैं कि हाँ इतने का प्राइस है, आपने लैपटॉप ले लिया, आपको नहीं पता चलता है कि आपने कितना उस पर टैक्स दे दिया। हाँ बिल देखें तो पता लग जाएगा, मगर डायरेक्टली आपको नहीं से समझ आता कि ऐसे हिट नहीं करता माइंड में कि हाँ आप टैक्स पे कर रहे हैं।
अगर इसकी बात करें अगर डेफिनेशन की, तो द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। आपका टैक्स है, आप पे कर रहे हैं, आप उसका इंसिडेंस बियर कर रहे हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसे कि कोई शॉपकीपर होता है, वो अगर कलेक्ट करता है कंज्यूमर से टैक्स, वो गवर्नमेंट को पे करता है। थर्ड पर्सन से कलेक्ट कर रहा है, पे कर रहा है, इधर से कलेक्ट कर रहा है, इधर से पे कर रहा है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स ट्रांसफर हो रहा है कंज्यूमर के ऊपर, तो कंज्यूमर अल्टीमेटली पे कर रहा है, उसको पता भी नहीं चला। दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अदर पर्सन के ऊपर इंसिडेंट शिफ्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो प्रॉफिट होते हैं बिजनेस के, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता ही लगता है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि एक शॉपकीपर है, वो 80 रुपये का सामान खरीद के लाता है, ट्रेडिंग करता है गुड्स की, 80 रुपये का सामान खरीद के लाता है, और वो 20 रुपये कमाना चाहता है, तो उसे 100 रुपये में बेचना चाहेगा। अगर उस गुड्स पे मानते हैं 18% जीएसटी है, तो उसका सेल प्राइस हो जाता है 118 रुपये, ठीक है। वो कंज्यूमर से 118 रुपये रिकवर करेगा, 18 रुपये जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करेगा। अब उसकी इनकम कितनी बची है? 100 - 80, यानी कि 20 रुपीज़ इनकम बची है। 18 से उसको कोई मतलब नहीं, वो गवर्नमेंट का था, उसने उधर से लिया उधर दे दिया, उसको उसके कोई लेना देना नहीं है। 20 रुपये जो इनकम बची है, उस इनकम पे वो इनकम टैक्स पे करेगा। तो जो वहाँ से रिकवर कर रहा है कंज्यूमर से, वो तो बस सीधे सीधे जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर रहा है। जो उसकी खुद की इनकम हो रही है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर देगा इनकम टैक्स के रूप में। बस इतना है जीएसटी और इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इतना सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रोग्रेसिव इन नेचर, अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो, तो मैं बता देता हूँ। इनकम टैक्स में 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से ऊपर 5% होता, 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख पर, 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। इसमें फिर सरचार्जेस भी आते हैं, 50 लाख से ऊपर डिफरेंट है, 1 करोड़ से ऊपर डिफरेंट है। इस तरह से सरचार्जेस भी है, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर है कि गरीब आदमी के ऊपर टैक्स नहीं है, अमीर आदमी के ऊपर टैक्स है। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव इन नेचर इसको बोला जाता है। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं करता कि भाई गरीब हो या अमीर हो, सब सब पे बराबर लगता है, इसलिए इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ? ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। अगर आपकी कोई भी एबिलिटी है, आप बिल्कुल ही गरीब है, स्टिल आपको उतना ही टैक्स देना है अगर आप वो चीज़ खरीद रहे हैं। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि एक लगता है किस पे? इनकम एंड वेल्थ पे लगता है डायरेक्ट टैक्स। पहले वेल्थ टैक्स हुआ करता था इंडिया में, वो एबॉलिश हो चुका है। अभी केवल डायरेक्ट टैक्स के नाम पे इनकम टैक्स हमारे इंडिया में चलता है। तो इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, वेल्थ पे भी लगता हो, पहले लगता था, अभी नहीं लगता। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो प्राइस पे ही लगता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज है। कस्टम ड्यूटी अगर बताऊं तो कस्टम्स एक्ट आपका सीए फाइनल में आता है इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में। कस्टम्स इंपोर्ट पे लगता है, यानी कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप कस्टम ड्यूटी उस पर पे करते हैं, अगर आप इंडिया में कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उस पर जीएसटी पे करते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है, कस्टम ओनली गुड्स पे लगता है। तो इस तरह से आपका एक कंपैरिजन टेबल जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की खत्म होती है। चलिए अपना फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें 8 पॉइंट हैं, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। जो भी मैंने रेड सेलेक्ट किया हुआ है, रेड हाईलाइट किया है, आपको ये वर्ड्स लिखने ही हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं, एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता है स्टेट स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उसका मोर देन 50% इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ही होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स में लेस देन 50% होता है। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं। टैक्स ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज, इसमें आपको मैं बताऊं, सप्लाई वर्ड आपको आप हमेशा याद रखना है, ये सप्लाई पे ही लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई पे ही लगता है। जीएसटी में आपको सप्लाई वर्ड हमेशा ही याद रखना है। सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं है, सप्लाई है तो टैक्स है, ठीक है। उसका शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, अभी मैंने आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स में समझाया था वही है कि जीएसटी पेड बाय द सप्लायर इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर। जो सप्लायर पे करता है, रिकवर करता है बायर से, तो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है। रिग्रेसिव इन नेचर, बेसिकली ये सेम सेम रेट पे लगता है, रिच हो पुअर हो सब पे सेम टैक्स लगता है। ये इनकम डिस्पैरिटीज को बढ़ाता है। इसका मतलब होता है कि इनकम इक्वलिटी को, एक गलत है कि एक तरह से रिग्रेसिव है, गलत है, सेम टैक्स नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स का ये प्रोग्रेसिव बोलते हैं इसलिए उसको। तो इनकम की इनइक्वलिटी को बढ़ाता है। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वलिटी। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, टैक्स पेड डज नॉट परसीव अ डायरेक्ट पिंच वाइल पेइंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने बोला था ना, आपको पता नहीं लगता कि आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना टैक्स पे कर दिया। कई बार कितनी चीज़ें खाने जाते हैं, हमको अब याद ही नहीं रहता है कि हमने कितना इसमें टैक्स दिया। अगर वो अलग से टैक्स मांगे ना, तो हम शायद वो चीज़ यूज़ ही नहीं करें, या खाएं ही नहीं, या खरीदें ही नहीं, पर हमको पता ही नहीं लगता, वो प्राइस में इंक्लूड करके वो टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है हमसे।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन्फ्लेशनरी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। तो ये कमोडिटी एंड सर्विसेज के प्राइसेस को बढ़ा देता है। जैसे कि जीएसटी मैक्सिमम 28% तक अभी लग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि किसी गुड्स पे अगर 28% जीएसटी लग रहा है तो उसकी कॉस्ट सीधे 28% बढ़ गई फाइनल कंज्यूमर के लिए। तो ये इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को इकोनॉमी में बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइडर टैक्स बेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आई जाती हैं। जैसे कि जीएसटी में कुछ चीज़ें नहीं आती तो किसी और टैक्स में आती हैं। जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, ये सब जीएसटी में नहीं आता, या एविएशन टरबाइन फ्यूल पेट्रोल डीजल, ये सब जीएसटी में नहीं आता। ये अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस में कवर होते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, ये बात का टॉपिक आने वाला है, इसी चैप्टर में आएगा। तो प्रमोट सोशल वेलफेयर। हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ सिन गुड्स सच एज एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। कुछ गुड्स को ना सिन गुड्स माना गया है जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि टोबैको हो गया, सिगरेट्स हो गया, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है, इसलिए कि ज़्यादा से कम कंज्यूम किया जाए, कि इनका कंजम्पशन कम हो, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा इनको महंगा करती है और महंगा करती है कि इनका कंजम्पशन कम हो सके। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जेनेसिस ऑफ जीएसटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ने वाले हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन एंड एमसीक्यू भी मैं कराने वाला हूँ। थैंक यू।